फिजिक्स इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, ये यूनिवर्स को जानने की ताकत देती है। आज हमारे पास क्लास 12th के टॉपर्स हैं जिन्होंने फिज़िक्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं लिया, डेली लाइफ को ऑब्ज़र्व किया, और जब डेली लाइफ को ऑब्ज़र्व किया तो इनका CBSE स्कोर बहुत अच्छा आया है। ये बच्चे क्यूरोसिटी का भंडार थे। इनके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते थे, हमेशा ये कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते थे, और आज इन्होंने उस क्यूरोसिटी की वजह से कुछ करके दिखाया है। चलिए आज का इंटरव्यू हम शुरू करते हैं इन बच्चों के इंट्रोडक्शन के साथ। My name is Agrim Agarwal. I scored 92% in class 12 physics with the guidance of my favorite teacher Gaurav sir. My name is Anshul Kumar Singh and I'm from BBL Public School. I scored 95 in physics and my overall percentage was 96%, and Gaurav sir is my favorite physics teacher. वंडरफुल। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इन बच्चों को कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत की, पूरे साल मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि इन्होंने कुछ करके दिखाया है। क्योंकि फ़िज़िक्स एक बुक के सब्जेक्ट को हम नहीं कहते, फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इस सब्जेक्ट को जानने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स ही नहीं, आपको अपने आसपास में भी देखना पड़ता है, क्या चल रहा है। लॉज ऑफ मोशन ले लीजिए, ऑप्टिक्स ले लीजिए, सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब हम एक एक करके इनसे कुछ टिप्स लेंगे। हो सकता है ये अपने सीक्रेट्स भी शेयर करें कि इन सीक्रेट्स को कैसे इन्होंने अप्लाई किया जिससे इनका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है। इनका इतना अच्छा स्कोर है, इतना अच्छा स्कोर है, आई एम अनडाउटफुल कि ये बच्चे डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। नाउ लेट्स डाइव इनटू द मैटर। आज जिस मैटर के लिए हमने इन्हें बुलाया है वो बेसिकली ये है कि इनसे हम कुछ टिप्स ले सकें, इनसे कुछ स्ट्रेटजीज़ ले सकें, जो स्ट्रेटजी ये बताएगी कि इन बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। जहाँ पर बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही टफ लग रहा था, बच्चे कह रहे थे कि द पेपर वॉज बिट डिफ़िकल्ट, ट्रिकी था, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे नहीं गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। तो मैं कुछ इनसे क्वेश्चंस पूछूंगा और क्वेश्चंस पूछने के बाद ये अपने अपने फीडबैक को देंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आप दोनों से कि इस सक्सेस की तैयारी में आपने क्या क्या टिप्स लिए, कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने प्रिपेयर किया है। सर स्टार्टिंग से बच्चों का माइंड बहुत डाइवर्ट रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग से PYQs लगाना चालू कर दिए थे और अपना माइंड एक तरह सेटअप रखा, प्रॉपर टाइम दिया स्टडी को। और ये भी नहीं मैंने मतलब लाइफ एंजॉय नहीं करी, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि आप थोड़ा सा अपने फ़न को भी करो और बिल्कुल स्टडी भी करो, तो उससे आपका माइंड भी फ्री रहता है। और स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। So the first thing was your concept should be clear. So you should study a limited number of books, and you should not follow many books but study from particular books. You should study PYQs, and you should know how the basic equations come about, and these things helped me a lot. And first, whatever topic I studied, I first solved a number of conceptual questions to build my concept on it first, and then I went for numericals. That was very helpful. Okay, wonderful answer given by Anshul and Agrim. अब मैं एक और पूछना चाहूँगा, एक और बता दूँ। जैसे अग्रिम ने बताया PYQs, तो बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है PYQs क्या होते हैं। PYQs स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एज यू ऑल नो CBSE कंटिन्यूसली वही क्वेश्चंस रिपीट करती है, और रिपीट नहीं होते हैं तो डिजिट्स चेंज करके आंसर्स आते रहते हैं और क्वेश्चंस को उसी तरह से बनाते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, जैसे इनकी स्ट्रेटजी है आप भी स्ट्रेटजी बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए। ओके, अब जैसे अंशुल का जवाब था कि पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, तो कंसेप्ट को समझने के लिए आपके पास कई सारे सोर्सेस हैं। अग्रिम का कहता बच्चे भटक जाते हैं कि हम इस बुक से पढ़ें, इस टीचर से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें। तो अंशुल बताएंगे कि क्या बच्चों को कोचिंग लेना सही है, क्या अपनी गाइडेंस में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बताइए अंशुल। So coaching can be very helpful if you have doubts. It will clear your doubts only. So I wouldn't say that coaching is bad, but it would be very helpful for you only. Even the toppers sometimes have doubts, so if they don't have anyone at their home who can clear their doubts, they can go for coaching.
ओके, वंडरफुल। तो आपके अकॉर्डिंग आप कोचिंग ले सकते हैं तब जब आपके डाउट्स वो टीचर सॉल्व कर रहा हो, ना कि उस टीचर के पास जहाँ पर भीड़ जा रही है वहाँ जाने से अच्छा है कि आप उस टीचर के पास जाएं जो आपके डाउट सॉल्व कर पाए। ठीक है। फर्स्ट थिंग, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। आई ऑलवेज से कि भाई आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कोई भी टीचर आपके डाउट सॉल्व नहीं कर सकता। आपके डाउट्स ही बहुत सारे होंगे, क्योंकि आप या तो 0 डाउट होंगे या 100 डाउट्स होंगे। तो इट्स बेटर टू डू सेल्फ स्टडी फर्स्ट, देन ओनली प्रोसीड फॉर द कोचिंग एंड अदर थिंग्स। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जैसे अंशुल को मैं बता दूं, बच्चों आपको नहीं पता हो तो अंशुल पीसीबी बैकग्राउंड से है, इन्होंने बायो ली हुई है, और बायो वाले बच्चों को जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट इतने ही डिफिकल्ट हैं तो बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमने फिजिक्स में इन्हें डाला ही क्यों। तो फिजिक्स कैन बी अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आप दोनों बच्चे अब बताएंगे कि किस तरह से आपने इन चैलेंजिंग कंसेप्ट को सीखा, किस तरह से आपने बताया कि भाई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, डेरिवेशन भी सॉल्व करना है, मैथ्स भी लगानी है, कैलकुलस भी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, तो हम किस तरह से इसको डील कर सकते हैं, बताइए अग्रिम। सर मेन रीज़न इज प्रैक्टिस। जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। ये नहीं कि आप 1-2 क्वेश्चन लगाओगे फिर आप इमेजिन करोगे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। पर टॉपिक मिनिमम आपको 20 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, तब आपके पास एक रहता है कि आप कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब वैसे तो मैं मैथ्स का था, थोड़ा कैलकुलस इंटीग्रेशन में हेल्प मिल जाती थी, बट प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। As I was from bio background, so physics was a very tough subject for me. But in the beginning, Gaurav sir gave me basic mathematics class, which made physics very easy for me. It would have been very challenging before, but it became very easy afterwards, and I can solve the problems of calculus like integration and differentiation, which was not in my bio subject, which belonged from mathematics. It made very easy for me. It's inspiring to hear you that you tackled those challenging concepts. और इसमें बस मेरा एक गाइडेंस ही रहा, मेहनत आपकी ही थी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेल्फ स्टडी ही ज़रूरी है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पहुंचने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। बच्चे कहते हैं कि अगर हमें नीट में जाना है, अगर हमें डॉक्टरी लाइन में जाना है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मैथमेटिक्स। बट ये दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपकमिंग डेज में। आप जब आगे कोर्स में जाएंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, तब आप फाइंड करेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर मैं नीट का बताऊं तो नीट में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के पीछे फिजिक्स ही होती है। अगर आपको फिजिक्स आती है देन यू विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन नीट एग्जाम। अदरवाइज क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बायो के, फिजिक्स से डरते हैं और फिजिक्स में ही रह जाते हैं, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाता। तो मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करें कि आपको मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स को साथ लेके चलना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे अग्रिम ने बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना ही है। ऐसा नहीं कि एक भाई पहला क्वेश्चन हुआ कर लिया, दूसरा हुआ कर लिया, तीसरा हुआ कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन पे अटक गए देन स्टॉप नहीं होना है सर। आपको उसी टाइम पे मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। नहीं हो रहा है देन आस्क द ट्यूटर, आस्क द टीचर कि किस तरह से सॉल्व करें, और आपका टीचर बताएगा किस तरह से नंबर ऑफ टाइम्स कैसे कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ ये भी आती है बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चों से पता लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपके पास मेन सब्जेक्ट देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, और पीसीएम वालों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है, तो उनकी टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम सेल्फ स्टडी कितना करें, हम कोचिंग्स के लिए क्या करें, फिर किस तरह से टाइम मैनेज किया आप लोगों ने कि आप इस स्कोर को कर पाए। आप लोगों ने सेल्फ स्टडी भी ज़रूर की है, आपने क्लासेस भी अटेंड की हैं, आपने ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखे हैं, तो किस तरह से आपने पूरे टाइम को मैनेज किया, क्या आप बता सकते हैं? सर वैसे जब कॉन्सेप्ट समझने की बात होती है तो मैं 1-2 बार रीड करके समझने का ट्राई करता था, उसमें कम टाइम जाता है। मेनली सर टाइम में ज़रूरत पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स में से फिजिक्स हो गई तो मेनली 1 आवर जाता था, मैं सारे न्यूमेरिकल्स कर लेता था पर टॉपिक, और ज़्यादा प्रेशर भी लेना नहीं चाहिए अपने ऊपर कि आप एक दिन में सारे टॉपिक कर लो। सर वो आपको फॉरगेट भी आपको जल्दी हो जाएगा और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। एक सर केमिस्ट्री एक दिन में कॉन्सेप्ट करता था और एक दिन में न्यूमेरिकल्स करता था, इससे मेरा सर बेस अच्छा बनता चला गया और मैं चीज़ें अभी तक याद है अगर मैं बताऊँ तो। So I used to woke up at 5 a.m. in the morning so I can have extra time for self study,
and apart from that I divided my hours into three intervals so that I can give time to each subject equally. And for physics I first do reading, build my concept and then solve numerical. And in case of chemistry I preferred NCERT only, and biology also NCERT was enough. And Arihant sample papers were also helpful after reading those chapters. Great answer given by both the students Agrim and Anshul. Time management is the key to success. जैसा कि आपने बताया कि एक ही दिन में सारे क्वेश्चंस नहीं कर लेने हैं, और कोई भी टॉपर से टॉपर बच्चा भी हो एक दिन में कोई भी कंसेप्ट को नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर सिलेबस भी आपको दिया जाए तो पूरे 365 डेज़ के लिए सिलेबस दिया जाता है, और मैं 365 डेज़ को छोड़ दो, एटलीस्ट आपके पास 10 मंथ्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने टाइम को स्लॉट्स में मैनेज कर रहे हैं। अगर फिजिक्स आपका वीक सब्जेक्ट है तो आप अगर 30 मिनट्स दे रहे हैं, जो स्ट्रांग है आपको पढ़ने में मज़ा आता है आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। आपको जो भी वीक एरिया है उसको ज़्यादा टाइम देना है और डेफिनेटली आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई भी सब्जेक्ट समझ ना आए, समझ सकता है बट इट विल टेक सम टाइम। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अंशुल ने बताया ही यूज्ड टू वेक अप एट 5 AM, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करते थे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू कंपेयर 2 स्टूडेंट्स एंड वन इज़ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एट 5 AM and other student at 7 AM, then you are getting 2 hours more, 2 hours per day. It means for 7 days you will receive 14 hours. 14 hours equal to let me say 1 day, क्योंकि बाकी आप 10 घंटे सोने के लिए निकाल सकते हैं। तो आपको एक वीक में ही पूरा एक दिन ज़्यादा मिल गया। अगर आप पूरे मंथ में देखें तो 60 आवर्स मिल गए आपको। अगर पूरे साल देखें तो आपको 700+ आवर्स मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, जो बच्चे सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा, आप सोइए मत, आप जागिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपका नीट और जेई बिना ड्रॉप लिए निकल जाए, तो आपका 1 साल का टाइम बचेगा और वो सब पूरा का पूरा जो ईयर आप बचा रहे हैं वो डेफिनेटली आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था आप दोनों का। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे देन वी विल स्टार्ट रिवीजन, क्योंकि हमें उस टाइम पे सारे कंसेप्ट आते होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने जब पूरा चैप्टर कर लिया देन दे आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन, और कुछ बच्चों का होता है कि एक टॉपिक किया फिर उससे रिवाइज किया, फिर टॉपिक किया फिर रिवाइज किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी थी? आपने किस तरह से क्वेश्चंस को रिवाइज किया, टॉपिक को रिवाइज किया, कंसेप्ट को रिवाइज किया, तो किस तरह से आपने रिवीजन किया ये आप बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप टेस्ट लेते थे हमारा पर चैप्टर के बाद, तो उससे हमारा रिवीजन हो ही जाता था, बट मैंने टॉपिक यूनिट बाय यूनिट रिवीजन करना प्रेफर करा, क्योंकि उससे हमारे एक बार में एक यूनिट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और हमारा एक माइंड भी सेटअप हो जाता है कि हाँ ये यूनिट हमें आती है, तो हमें बैक स्टेप नहीं लेना पड़ता और हम आगे अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़ सकते हैं। इससे बस यही मुझे फ़ायदा मिला, मेरा एक चैप्टर भी क्लियर होता गया और एक यूनिट भी क्लियर होती गई, तो उससे मैं आगे अपने कॉन्फिडेंस से पढ़ सकता था। So the test series that was provided by you was really helpful for revision, and the PYQs that I solved after completing the chapter also helped me for revision. And apart from that, at each book after end there is a summary, and reading that helped in my revision. फैंटास्टिक। जो रिवीजन टेक्निक्स आपने लगाई हैं तो वो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में शो हो रही हैं। अब जैसा कि आपने बताया कि द रिवीजन सीरीज विच आई स्टार्टेड, एंड जो बच्चों को नहीं पता है उनको बता दें, पर वीक हमारा एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में जो पूरे वीक हमने टॉपिक्स कराए गए हैं उन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाता है और उस रिवीजन से ही आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है देन हम 1 hour 30 minutes का या फिर जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है, क्योंकि CBSE कंडक्ट 3 hours एग्जाम, तो हम उसको 1 hour 30 minutes में ब्रेक करते हैं और उसको हम उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कराते हैं, तो उससे आपका रिवीजन भी होता है और जो भी बच्चे पंक्चुअल होते हैं उन टेस्ट में उनका स्कोर होता है। अंशुल बताइए आपने कितने टेस्ट दिए थे या नहीं दिए थे? आई थिंक आपने सारे ही टेस्ट दिए थे, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं था जो टेस्ट छोड़ा हो, मुश्किल से 1-2, और 1-2 आपने छोड़ा था तो मुझे याद है कि आपने नेक्स्ट डे आके वो कहा था कि सर प्लीज़ गिव मी द क्वेश्चन पेपर सो दैट आई कैन सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आपने उसको रिटर्न भी किया था कि सर चेक कर दीजिए। मुझे याद है एक भी पेपर आपने नहीं छोड़ा और रिजल्ट आपका दिख रहा है मुझे।
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आपका रिस्पांस था। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा जो मैंने बहुत सारे बच्चों में फील किया है। जब बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, किस तरह का होता है, ये वैरायटी होती है, नंबर ऑफ टाइप्स प्रेशर हो सकता है। हालांकि आप सब फिजिक्स के हैं तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया भी होता है, तो वो नहीं प्रेशर। प्रेशर मतलब मेंटल प्रेशर। आप पे प्रेशर क्वेश्चन ना करने का हो सकता है, आप पे प्रेशर रिवीजन कम करने का हो सकता है, आप पे प्रेशर हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के उस माहौल को कैसे डील कर पाएँ, हो सकता है कि आपको आंसर्स अभी नहीं आ रहे हों, हो सकता है एग्ज़ाम में आप भूल जाएँ, तो कई सारे तरह का आपके ऊपर प्रेशर आता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एग्ज़ाम के दिन आपने क्या ऐसा किया कि आपको वो 3 आवर्स का टाइम बहुत अच्छे से आपने यूटिलाइज़ किया और आपकी जो एक्यूरेसी अच्छी हुई और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आया? बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहली बार बोर्ड दिया था कि ड्यू टू कोविड हम 10th में बोर्ड नहीं दे पाए थे, इसलिए हमें और भी प्रेशर था कि कैसे हम बोर्ड से मैनेज कर पाएंगे, कैसे बैठना होता है, कैसे चेकिंग होती है वहाँ पे। बट सर मैंने क्या करा था, जैसे अगर हमें 3 डेज का गैप मिलता है बिफोर अ बोर्ड पेपर, तो आप 2 दिन मेहनत से पढ़ो और आप एक दिन अपने आप को भी दो कि अपने आप को समझ सको, खुद का कॉन्फिडेंस टेस्ट कर सको और थोड़ा सा इन्जॉय करो, जिससे आपका माइंड फ्रीली होगा और आप टेस्ट अच्छे से दे पाओगे। So at the last day, we should not study very much. We should only revise the topics and get quality of sleep before the night. And we should be reaching the exam center a little before so that we can adjust to the surroundings and the environment there. We shouldn't get nervous and panic. It will only cost us our marks. And if we are met by a difficult question, we should skip it. We shouldn't panic and waste time on it. After that we have completed all the paper, we should come to that question again, and if we have time left then we should try to solve it. वैल्यूएबल एडवाइस गिवन बाय अग्रिम एंड अंशुल। जैसा कि आपने बताया कि स्टेइंग काम, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्किपिंग द आंसर्स इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के नहीं आ रहा है, अगर पैनिक हो गए, देन डेफिनेटली यू विल रिड्यूस योर मार्क्स, आपके मार्क्स कटेंगे। क्योंकि आप हो सकता है 4 + 4 = 16 लिख दो। When I do checking of the answer sheets, most of the students are confident enough that I did करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि जब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि आपने गलती कोई नहीं की है। ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है। और आप बता रहे हैं कि आपने 2 दिन पहले तक पढ़ा, बट जिस दिन एग्ज़ाम था उसके रात हमने नहीं पढ़ा। बहुत सारे ऐसे होते हैं लास्ट नाइट फाइट वाले, है ना। एंड आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे अभी तक कुछ नहीं किया तो 1 शॉट वीडियो से कर लीजिए, वो भी बच्चे होते हैं। तो आई सजेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, कभी इसके बीच ना पड़े। आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले आप आराम से कम 8 घंटे सोइए, रिलैक्स रहिए। जो हो गया सो हो गया, उसको वहीं छोड़िए, बस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम पे पॉजिटिव माइंडसेट से गए देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे। और एक टिप मेरा हमेशा रहता है बच्चों को, जिस दिन एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से बाहर निकलें तो दोस्त पूछते ही हैं कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, तो बस एक ही जवाब देना है, मैंने तो 4 डाला, सारे सही हैं, कुछ गलत नहीं है। ये कहते ही आपका दोस्त परेशान हो जाएगा और आपकी निगेटिविटी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा हमेशा टिप्स रहते हैं आपके। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिजिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक सब्जेक्ट नहीं है ना, आसपास की साइंस को समझना ही फिजिक्स है। तो क्या ऐसा कोई रोल मॉडल, ऐसी कोई इंस्पिरेशन जिसने आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट जगा दिया, या फिर ऐसे मैं क्या बताऊं कि आप बताइए कि हमने किस तरह से सीखा कि आपको फिजिक्स टफ नहीं लगी, आपने इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, आपको एक इंस्पिरेशन मिली, कोई रोल मॉडल है तो भी आप बता सकते हैं। फिजिक्स इस पूरा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट, जितना आप प्रैक्टिकली समझोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे। मुझे अभी तक याद है आपने कैसे बैलून वाले एक्सपेरिमेंट्स कराए थे, आपने स्मोक से रिफ्लेक्शन हमें बहुत बार पढ़ाया। अभी तक अच्छे से याद है हम कैसे कंटेनर्स फिल करके पूरा आपने टोटल TIR कराया था कॉन्सेप्ट में। तो सर इससे हमारा कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हुआ और सर हमें समझ में भी आया, तो हम खुद से डेफिनेशन कर पाते हैं, हमें रटना ही नहीं पड़ा कभी कुछ। ये सब ईजिली हमारे माइंड में आज तक सेटअप है कि कैसे क्या होता है, और हम किसी को समझा भी सकते हैं ईजिली कि कैसे सब प्रोसेस वर्क करता है। So as for inspiration, I really looked up to Albert Einstein and Nikola Tesla. The theories and inventions given by these scientists really invoked deep interest in physics for me. It motivated me to study physics even more, and linking physics with everyday life helped me to understand it more. And
It helped me solve all the problems in physics. Okay, good. Nikola Tesla is my favorite scientist. I used to say in the classes also कि टेस्ला एंड एडिसन की जो फाइट हुई थी ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में मैं आपको बताता भी था कि दैट वाज अ बिगेस्ट वॉर एट दैट टाइम कि ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो निकोला टेस्ला एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ मॉडर्न फिजिसिस्ट। तो अगर हम बात करें, आपने जैसे बताया कि हमने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए थे, स्मोक की हेल्प से हमने टोटल वो रिफ्रैक्शन समझा था, उसके बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे, यानी कि हम जब अगर कंसेप्ट को प्रैक्टिकली देखें, अपने आसपास में देखें, तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि आसपास में फिजिक्स कैसे हो रही है। फिजिक्स को सिर्फ बुक्स में ना रख के आप इस तरह से समझिए कि फिजिक्स हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम आसपास में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स। और आपको फिजिक्स से प्रॉब्लम नहीं, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आए तो हम अब आपसे पूछेंगे कि आपने, जैसे कि आपने बताया डिस्ट्रैक्शन होती है, हम बहुत सारे भटक जाते हैं बच्चे, तो मैं अब आपसे पूछूंगा आपकी स्टडी रिसोर्सेज क्या थे। स्टडी रिसोर्सेज मीन्स आपने किस बुक से पढ़ाई की। बच्चे कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक को पढ़िए, आप इस पर्टिकुलर बुक को पढ़िए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो क्या फॉलो किया जाए, या फिर सिर्फ नोट से हम पढ़ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी इनफ है, किस तरह से बच्चे रिसोर्सेज को देखें, क्या कुछ अपने सजेशन दे दिए इसमें। सर अगर हम ध्यान से स्टार्टिंग से पढ़ें तो टीचर के नोट इनफ होते हैं हमें सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और सर ज़्यादातर एनसीईआरटीज़ इनफ फॉर बोर्ड्स, मैं जेईई मेंस के लिए नहीं कहूँगा, पर फॉर बोर्ड्स एनसीईआरटीज़ इनफ। उससे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होते हैं, उससे क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। बट इफ़ यू वांट टू गो मोर क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर पीवाईक्यू एंड एसएलआर बुक्स। इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और आप फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होंगे लाइक जेईई एंड नीट। So I used to first read NCERT wholly so that I can understand the concept, and then I go for SL Aurora. So by level I increased the difficulty level so that I can understand the concept better, and then after I solved PYQs so that I can revise all that I have studied in the chapter, and that was sufficient. एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑफलाइन क्लासेस हैं, इसमें क्या ऑनलाइन पे बच्चा 100% रिलाई कर सकता है? क्या बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होती है ऑनलाइन पढ़ने के लिए या नहीं होती है? क्या आप बता सकते हैं इस बारे में कुछ? ऑनलाइन आप एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर सकते जब तक आप, कहने को टीचर्स जो स्ट्रिक्टनेस होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्लास में सो जाओगे, ऑनलाइन आपको टोकने वाला नहीं होगा, पर अगर ऑफलाइन क्लास में आप सो गए तो आपको टीचर भी डांटेगा और आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी। ऑनलाइन हमारे एक्सप्रेशन नहीं देख रहा होता, जैसे आपने कोई क्वेश्चन कराया मैं नहीं समझ पाया तो आप समझ जाओगे मेरा फेस देख के कि मुझे नहीं आ रहा है, तो आप मुझे पुश करोगे वो समझो। पर ऑनलाइन आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन सारे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होते हैं कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं और उससे किसी का नोटिफिकेशन आ गया तो आपका कम से कम आधा घंटा तो वेस्ट हो ही आता है, क्योंकि आप खुद को भी इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। बट कोचिंग हमें एक एनवायरनमेंट देती है पढ़ने का, और हमें टीचर का वो थोड़ा डर भी रहता है, तो हम खुद भी पढ़ने का ट्राई करते हैं, उससे हमारा रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। सर ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं होता है, लेकिन क्लास में डिसिप्लिन रहता है। जैसे अगर हम ऑनलाइन पढ़ें तो फिर हम क्लास पॉज कर दें और इधर उधर घूम लें, हाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता है। और क्लास में एकदम हम डाउट्स पूछ सकते हैं, जैसे सर पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट है तो एकदम इंस्टेंटेनियसली पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं रहता है। और कंटिन्यूटी, जैसा कि अग्रिम ने कहा, कंटिन्यूटी का भी उसमें दिक्कत रहती है, और कभी फ़ोन कॉल आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें दिक्कत बहुत आती है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं ऑनलाइन क्लासेस से। थैंक यू। इट मीन्स आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो उसमें 1-2 बच्चा ऐसा है जो सेल्फ डिसिप्लिन रख पाएगा, पढ़ पाएगा। ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर, बिकॉज अगर बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है देन टीचर उसके फेस से समझ जाएगा इसको नहीं समझ आया, एंड द स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन कि सर ये समझ नहीं आया, प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। बट इन ऑनलाइन आप क्या करेंगे, चैटिंग करेंगे कि हाँ ये बता दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दे यूज टू टीच लैक्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो YouTube पे आप वीडियो चल रही है बट आपके नोटिफिकेशन आ गया या फिर सजेशन आ गए तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली होता ही होता है। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग भी मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ ऑनलाइन इज़ द लास्ट ऑप्शन। अगर आपको ऑफलाइन प्रॉब्लम कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू टाइम इन द ऑफलाइन क्लासेस, या फिर आपको कोई ऐसा टीचर नहीं मिल पा रहा है जो ऑफलाइन आपको पढ़ सके, देन प्रेफर ऑनलाइन। अदरवाइज नो नीड टू स्टे ऑनलाइन। ऑनलाइन इज़ अ ट्रैप।
क्योंकि ऑनलाइन में आप टाइम डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअल क्लास कर लीजिए, वो बहुत अच्छी होती है। तो ऑनलाइन अच्छा है, बट उससे भी ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन क्लासेस। तो आई प्रीफर ऑल ऑफलाइन, और आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस का ही रिजल्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और एकेडमिक भी है, तो आपने किस तरह से इसको बैलेंस बना के रखा? क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बोर्ड के रिजल्ट पर फ़र्क पड़ता है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? आप क्या सजेशन इस पे देना चाहेंगे? सर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सारी एक्टिविटीज़ में फोकस करना चाहिए, बट सर कुछ एक्टिविटीज़ होती है मैं इंटरेस्ट होता है, लाइक सर स्पोर्ट्स। सर कभी भी कोई इवेंट हुआ स्पोर्ट्स का जो बहुत रेयरली होता था, बट उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सर इससे हमारा माइंड फ्री रहता है। हमेशा अगर पढ़ते रहोगे तो तब भी सर कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चे। सर जब तक हमारा माइंड फ्री रहेगा तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमें समझ में ईजिली आएंगे। स्ट्रेस फ्री पढ़ाई सर हमें ज़्यादा अच्छी होती है टेंशन वाली पढ़ाई से। So I used to make my own schedule according to the time I have and the work at hand, and I participated in a physics exhibition model. I made a seed sowing machine which helped increase my knowledge about semiconductor, because its mechanism was based on semiconductors. So these types of activities will only increase your knowledge and help in making you more knowledgeable about those topics that come in your exams. So these are very helpful for you. Okay, finding a balance between extracurricular activities and academic is good for your personal development, holistic growth. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज चाहिए, देन आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़ीरो कर सकते हैं, और आपको बुक्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं चाहिए, देन आप सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर में जा सकते हैं। तो इसमें बैलेंस रखना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा, जैसा कि आपने बताया, कि दोनों को बैलेंस करो। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बिना पढ़ाई करे सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको बैलेंस बना के रखना है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लीजिए, बट इतना भी मत लीजिए कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उन पे आपका टाइम खराब हो, या फिर आप उनको टाइम ना दे पाएँ। ओके, तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक दोनों क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं, तो अब मैं इनसे पूछूंगा इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आप क्या फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरह से आप बनना चाहते हैं? सर आई वांट टू डू बीटेक इन सीएसई सर। सर मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट कंप्यूटर में रहा था, और सर मैं अभी भी उसकी प्रैक्टिस करता हूँ घर बैठे बैठे। और सर आई एम लुकिंग फॉर कॉलेजेस की जो मुझे सीएसई ऑफर करे, और सर आई एम ट्राइंग माई वेल टू do BTech in CSE? So I want to be an IAS officer, and I really work hard for it. I have studied political science also, although I'm from biology background, but I want to be an IAS officer, and if I might choose physics as an optional subject in my mains examination. Wow, it's great answer. Physics will be your optional in the mains answer. Okay, good, very good, very good. तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास। वो क्वेश्चन ये था कि अगर याद हो तो अक्टूबर नवंबर तक हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अक्टूबर नवंबर के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को थोड़ा होल्ड कर देते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि टीचर्स उनको पुश नहीं कर रहे होते हैं। वहीं पर हमने नवंबर दिसंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। अगर याद हो तो पर डे, ऑल्टरनेट डेज पर और पर डे हम लोग 2 आवर्स 30 मिनट्स की क्लास लिया करते थे, और उन क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराते थे। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने कितनी हेल्प की आपको रिवीजन करने में, कितनी हेल्प की आपको क्वेश्चंस को समझने में? जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए, क्या वो डायरेक्टली उन्हीं से थे या फिर थोड़ा बहुत चेंज था? किस तरह से उन्होंने आपको हेल्प की? सर सीरीज से सर ज़्यादातर हमारा रिवीजन अच्छा होता था, सारे फॉर्मूलाज हमें रिवाइज होते थे, और सर घर बैठे बैठे सर इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम सारे क्वेश्चंस कर सकें। और सर जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, मेनली बस सर थोड़े डेट्स का ही चेंज था, वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे। इट्स लाइक रे ऑप्टिक्स में आपने प्रिज्म के क्वेश्चन कराया था, अच्छा था वो प्रिज्म वाला क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन, सर वो अभी तक याद है मेरे कॉपी में। सर वही क्वेश्चन दिख रहे हैं, और सर वही बोर्ड की कॉपी में थे। एग्जैक्ट सर सेम क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं आए थे, बट सर थोड़ा बहुत चेंज होके आए थे, पर सर क्वेश्चंस में बहुत फ़ायदा हुआ था। So the test series that was provided by Physics Radar was very helpful, as it covered all the chapters, concepts, and all the formulas we revised with it, and also all the type of possible question that can be made. So Gaurav sir teased that us, so it was very helpful, and we were provided 1 day between for revision also. So it was for like double revision, and was such a good strategy for preparing for our board's examination. Okay, तो according to me and
माय स्टूडेंट्स इन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने बहुत हेल्प की इन लोगों की, कि दिसंबर से इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, स्टार्ट हो गए थे। नवंबर एंड दिसंबर से हमने स्टार्ट कर दिए थे। जब बच्चे रुक जाते हैं, उन्हें ठंड महसूस होती है, ये बच्चे लगातार रिवीजन कर रहे थे और उस रिवीजन स्ट्रेटजी से, जैसा कि इन्होंने बताया कि वैसे ही क्वेश्चन हमें बोर्ड में मिले थे। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मेरे पास कोई पेपर नहीं आ गया था। ये डिस्क्लेमर मैं नहीं दे रहा कि सीबीएसई का पेपर मैंने आउट नहीं किया, ना ही मेरे पास कोई पेपर था। ये बस एक स्ट्रेटजी थी, जिस स्ट्रेटजी में हमने अराउंड, आई थिंक मुझे याद है, लगभग 400-450 क्वेश्चन रिवाइज किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस को बच्चों ने रिवाइज किया, कंसेप्ट लगाए और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से फंसे हुए थे हमें। ओके, तो अब लास्टली मैं कुछ क्वेश्चन अपने टीम के लिए पूछेंगे हम कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद फिजिक्स रडार। हम अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने अप्रैल से स्टार्ट किया था, मार्च एंड से। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चे बहुत परेशान होते थे कि सर छुट्टी नहीं देते। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, ये बता सकते हैं? सर फिजिक्स रडार ने ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर करे। रे ऑप्टिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो मैंने देख रखे थे, वो मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटम्स, न्यूक्लियर, जैसे लास्ट का चैप्टर होते हैं एटम्स न्यूक्लियर, वो बहुत कम पढ़ने में आते हैं, बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। बट सर मैं सर सीरियसली सर मैं आपकी सिर्फ सीरीज़ देख के गया था, थोड़ा बहुत पढ़ा था सर, मेरा बहुत बेनिफिशियल रहा। उससे मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए और मेरा उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। मैंने जो चैप्टर मुझे अच्छे से करने चाहिए थे मैंने अच्छे से करे, और जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने आपके से कॉन्सेप्ट समझे और उस हिसाब से मेरे अच्छे मार्क्स आए उन चैप्टर्स में। इसलिए सर थैंक यू फॉर फिजिक्स रडार providing me such grateful videos. So my experience with physics radar was a very educational one. Physics radar ने मेरी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करी, क्योंकि फिज़िक्स रेडार ने सिर्फ कोचिंग के नोट्स ही नहीं प्रोवाइड कराए, सिर्फ उन्होंने PYQs भी सॉल्व करवाए, जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। और एक्सपेरिमेंट्स क्लास में होते थे फिज़िक्स रेडार के, वो बहुत प्रैक्टिकली समझने में बहुत मदद करते थे, तो वो बहुत अच्छा था। और थैंक यू फिज़िक्स रेडार फॉर सच ग्रेट एजुकेशन। अब जैसा कि आपने फीडबैक बता दिया, एक क्वेश्चन और है मेरा, और वो क्वेश्चन है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक, आप क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हो और 11th भी किया हुआ है आपने, क्या आप बता सकते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे अभी हमें और मेहनत करनी चाहिए, मतलब हमारी टीम को और मेहनत करनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों के लिए हम और अच्छा कर पाएँ? क्या आप बता सकते हैं इसको? सर फॉर मी 12th में जो मैग्नेटिक वाली यूनिट चालू होती है सर, वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सर आज से पहले हमने पढ़ी भी नहीं होती। लाइक सर जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था वो थोड़ा सा ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड था, तो बच्चे उसके न्यूमेरिकल कर पाते हैं। बट सर लाइक मैग्नेटिक फील्ड में पहले सर वो टोरॉइड सोलेनॉइड से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब क्या करना है। तो सर आई थिंक फॉर फ्यूचर हमें वो उसी में ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। Sir, in semiconductors, there's a topic logic gate. In NEET, in every year, one question always comes from that topic. So I think that topic should be बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए उस टॉपिक को, क्योंकि हर साल नीट में मैंने देखा है, 1-2 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, वो टॉपिक हर बार आता है लॉजिक गेट से एक। और बायो वाले बच्चों के लिए, मेरे लिए अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा चैप्टर मुश्किल था, उसमें इंटीग्रेशन जो था थोड़ा मुझे मुश्किल लगा। अगर उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। ओके अंशुल, जैसा कि आपने बताया कि लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक और अच्छे से किया जाना चाहिए। ओके, आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, और हम डेफिनेटली इसको अपकमिंग क्लासेस में कवर अप ज़रूर करेंगे। बट मैं सीबीएसई के लिए भी ये रिकमेंड करूँगा कि लॉजिक गेट्स जैसे कंसेप्ट अगर आप नीट में और आप जेई में दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस में भी रखिए, क्योंकि 12th के सिलेबस आप कम करते जा रहे हैं और नीट और जेई में सिलेबस आपका वैसा ही है। तो जब वो गैप है, उस गैप को बच्चा फिल करता है तो उसे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है। अगर ड्रॉप नहीं लेगा तो वो डेफिनेटली उन बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाएगा जो कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, हम डेफिनेटली अपनी अपकमिंग क्लासेस में ज़रूर उसे कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग और फीडबैक। हम अपने जो आपने फीडबैक दिया है, जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, हम उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है हमारे पास आपके लिए, तो मैं डेफिनेटली आपको वो देना चाहूँगा। सो दिस इज़ फॉर यू अग्रिम। सर ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना, पर सर थैंक यू फॉर सच एफर्ट्स आपने बनाए। आप 9th से मुझे पढ़ाते हुए आ रहे हैं सर, और सर अच्छे से आते हैं। मैं कुछ नहीं पढ़ता था, आप कहते मम्मा को फ़ोन कर देते थे मैं डांट लगवाने के लिए। और सर सॉरी अगर मैंने कुछ शैतानी ज़्यादा करी हो, बट सर थैंक यू फॉर सच एफर्ट्स।
एंड दिस इज़ फॉर यू अंशुल। सर आपका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, मेरे रिज़ल्ट में। आपने बहुत मेहनत करी। मुझे समझ नहीं आता कोचिंग में कहाँ लूँ, पर आपके यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया आपने मुझे। और आप 5 बजे उठ के जो वीडियोस बनाते थे उसको मैं देखता था, रोज़ देखता था, और उसकी वजह से बहुत मदद हुई है। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरी सक्सेस। तो कैसा लग रहा है आज इस अप्रिशिएशन को देख के कि भाई 1 साल की मेहनत थी हमारी, वो थोड़ी सी काम आ गई? बच्चे सोचते हैं कि हम 1 महीने पढ़ेंगे और ये कर लेंगे, और 1 महीना भी नहीं, 1 रात में पढ़ के हम कर जाएंगे। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में कुछ? सर जो अच्छा 1 साल पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है, उससे कॉन्सेप्ट सर अलग से दिख जाते हैं। सर वो अच्छा 1 महीना पढ़ेगा सर, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे सर। किसी को आप सामने देख के जज कर लोगे कितने टाइम से पढ़ा है सर। सर आप मार्क्स एक बार को ला सकते हो 1 महीने पढ़ के, बट सर वो कॉन्सेप्ट जो आपके फ्यूचर में यूज़ होंगे, अगर आपने कुछ PCM से रिलेटेड कुछ करा, वो सर नहीं कर पाओगे 1 महीने के अंदर। I would say there should be continuity in your studies. You should study physics every day. Although you can take breaks between your hectic study schedule, because it will help you study betterly, and to avoid having backlog, your break should not be too long, and just work hard and study well. That's all. तो ये था आपका कुछ, हमने आपके टिप्स चुरा लिए हैं, आपके सीक्रेट्स हम अपकमिंग बच्चों को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि वो आपसे सीख के कुछ अच्छा कर पाएँ। आपका ये फर्स्ट स्टेप है क्लास 12th का एग्ज़ाम, और मैं ये चाहता हूँ कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स हों या फिर लाइफ में भी जो भी आपको चाहिए, उस सक्सेस में आप ज़रूर पहुँचे, आप उस टॉप अपॉर्चुनिटी को अचीव करें जो भी आपको लगता है। लाइफ में आप बहुत अच्छा करें, यही मेरी आपके लिए एक विश रहेगी। तो दैट ब्रिंग्स अस फॉर द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू सेशन विद क्लास 12th टॉपर्स। बहुत अच्छा लगा आपको साथ मिलके बच्चों, और मैं चाहूँगा कि क्लास 12th ज़रूर एंड हो गई है, बट हम आपस में कनेक्ट रहेंगे। अगर जब भी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, नॉट ओनली इन फिजिक्स बट इन लाइफ ऑल्सो, देन डेफिनेटली यू कैन डिस्कस विद मी, एंड अगर मेरे लाइक कुछ होगा देन वी विल डेफिनेटली सॉल्व दोज प्रॉब्लम। एंड दिस इज अ सजेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। डिस्ट्रैक्ट ना हो, कहीं इधर कहीं उधर ना भागें, फोकस ऑन वन कॉन्सेप्ट, वन रिसोर्स। जैसे कि इनको जानते हैं आप, इन टॉपर्स से कुछ सीखिए, इनकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कीजिए। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था, बहुत ज़रूरी है दूसरे की गलतियों से सीखना, ना कि आप अपनी गलती करें फिर सीखें। अगर आप अपनी गलती से सीखेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी सीखने के लिए। तो दूसरे की गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। इसके साथ ही हम इस इंटरव्यू सेशन को ख़त्म करते हैं, दी एंड करते हैं। आई होप कि आपने इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब हम मिलेंगे किसी और टॉपर से किसी और दिन, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।